सांप के आकार वाली पहाड़ी सड़क की ढलान में घूमते घूमते कोयल और शंख नदियों के संगम पर बने हुए पुल को पार करते हुए एक मोड़ पर पहुंचती है, जहां रूपक की चाय की दुकान है। उसकी दुकान पर आते जाते पथिक बैठकर चाय पीते हुए दो पल का विश्राम ले लेते हैं। दुकान पर आने वाले ग्राहकों के लिए शंकर नाम का एक आदमी रूपक की दुकान में दिन भर बेंच पर बैठा रहता है। उसके बाएं हाथ की कलाई से हथेली और पांचों उंगलियां गायब थीं। चाय पीते राहगीर शंकर से उसके बाएं हाथ के बारे में पूछते तो वह अपने पर घटी दुर्घटना की आप बीती राहगीरों को सुनाता रहता। कोयल और शंख नदियों के संगम से निकला हुआ पानी चट्टानों के बीच से होकर नीचे की तरफ बहता रहता है। उसी के बाएं किनारे पर खड़े सेमल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए शंकर ने बोलना चालू किया। उस सेमल के पेड़ के नीचे बैठकर मैं कटिया से दिन भर मछली पकड़ता था। तरह तरह की मछलियां, महाशीर, टैंगन, शोल आदि सोते के पानी की विपरीत दिशा में आती थीं। दिन भर कटिया में मछलियों का चारा लगाकर बैठा रहता और मछलियों का अच्छा खासा शिकार कर लेता था। परिवार वाले बहुत प्रसन्न थे। कोयल और शंख नदियों की मछलियों का स्वाद ही कुछ अलग था। एक हाथ से पकड़ी चाय की प्याली से घूंट भरते हुए शंकर ने अपनी कहानी जारी रखी। तब गांव में आबादी काफी कम थी। आहिस्ता आहिस्ता सभी को कोयल और शंख नदियों की मछलियों के अनोखे स्वाद के बारे में पता लग चुका था। चूंकि वर्षा काल आते ही मछलियों के पेट अंडे से भर जाते थे और वर्षा ऋतु की समाप्ति तक मछलियां पानी के अंदर उगी घास, पत्ते व पत्थरों के बीच अंडे देती थीं, इसलिए उन दिनों गांव के लोग मछलियों के वंश की रक्षा के लिए उन्हें खाना बंद कर देते थे। मैं भी मछली का शिकार बंद कर देता था। गले की खराश को बाहर थूकते हुए अपनी कहानी जारी करता हुआ वह बोलता गया। 5 साल पहले हमीरपुर गांव के ऊपरी ढलान पर, जहां कोयल नदी का स्रोत ढलान से बहते हुए झरने के रूप में गिरता है, वहां पनबिजली संयंत्र लगाने के लिए सरकारी योजना बनाई थी। पहाड़ियों के ऊपर कृत्रिम जलाशय बनाने के लिए जंगल की कटाई शुरू हो गई, तो इलाके में लकड़ी के ठेकेदार, लकड़ियों की ढुलाई के लिए ट्रक चालकों और लकड़ी काटने व चीरने में लगे मजदूरों की चहल पहल बढ़ती गई। बाहरी लोगों को भी स्थानीय लोगों से दोनों नदियों की मछलियों के अनोखे स्वाद के बारे में जानकारी मिल गई। अब आए दिन पकड़ी हुई मछलियों का सौदा करने के लिए लोग मेरे पास आने लगे। अपनी जरूरत से अधिक पकड़ी हुई मछलियों को मैंने बेचना शुरू कर दिया। कुछ पैसे मिले तो घर की आमदनी बढ़ने लगी। इस तरह हर रोज मछलियों की मांग बढ़ती गई। कटिया से पकड़ी मछलियों से मांग पूरी नहीं हो पाती थी। अच्छी खासी कमाई होने की संभावना को देखते हुए मैं अधिक मछली पकड़ने के उपाय की तलाश में था। इसी बीच रूपक चाय वाले ने कहानी सुनने वाले ग्राहकों के आदेश पर उन्हें और शंकर को गरम गरम चाय की एक एक प्याली और थमाई। गरम चाय की चुस्की लगाते हुए शंकर ने अपनी कहानी जारी रखी। एक दिन लकड़ी के ट्रकों में आते जाते एक ठेकेदार ने मुझे कटिया के बजाय जाल का इस्तेमाल करने की सलाह दी। यही नहीं, उस ठेकेदार ने मछली पकड़ने का जाल भी शहर से ला दिया। जाल देते समय उसकी शर्त यह थी कि मैं रोजाना उसको मुफ्त की मछली खिलाता रहूं। जहां पर चट्टानों के बीच रास्ता था, वहां मैंने संगम से निकले स्रोत में खूंटों के सहारे जाल को इस प्रकार से डाला जिससे पानी से कूदती हुई मछलियां जाल में फंस जाएं। यह तरीका अपनाने के बाद पहले से दुगुनी मछलियां पकड़ में आने लगी। परिवार की कमाई भी बढ़ गई। चाय के प्याले से अंतिम घूंट लेते हुए शंकर ने फिर से कहना शुरू किया। जाल से मछली पकड़ना आसान हो गया। परिवार का कोई भी सदस्य बीच बीच में जाकर फंसी हुई मछलियों को पकड़ लाता। रोजगार बढ़ाने की इच्छा से पहाड़ियों के ऊपर डायनामाइट से पत्थरों को तोड़कर मैं कोयल नदी में कृत्रिम जलाशय बनाने के काम में लग गया। धीरे धीरे विद्युत परियोजना के कार्यों के लिए हमीरपुर गांव में लोगों की भीड़ जमा होती गई और इसी के साथ दोनों नदियों की स्वादिष्ट मछलियों की मांग बढ़ती गई। मछलियों की मांग इतनी बढ़ी कि उसे जाल से पूरा करना संभव नहीं था। मैं और अधिक मछली पकड़ने के तरीके की तलाश में था। इसी बीच पहाड़ी सड़क की चौड़ाई बढ़ाने और डामरीकरण में लगे पूरब से आए मजदूरों में से रामदीन के साथ मेरी दोस्ती हो गई। बातों बातों में एक दिन मैंने रामदीन को अपनी समस्या बताई। मेरी बात सुनकर वह बोला, यार यह तो काफी आसान कार्य है। जाल से नहीं, डायनामाइट से मछली मारो।
देखना मछली का शिकार कई गुना अधिक हो जाएगा। रामदीन की बात सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी होने लगी। मैं डायनामाइट से पत्थर तोड़ने के काम में लगा ही था, अतः एक आध डायनामाइट चुराकर मछली मारना मुझे खासा आसान लगा था। फिर एक दिन शाम को काम से छुट्टी के बाद मैं रामदीन के साथ चुराए हुए डायनामाइट को लेकर मछली के शिकार के लिए चल पड़ा। एक समतल जगह पर चट्टानों के बीच नदी का पानी फैलकर तालाब सा बन गया था। वहां किनारे पर खड़े हम मछलियों के झुंड की प्रतीक्षा कर रहे थे। तालाब का पानी इतना स्वच्छ था कि तलहटी तक सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही मछलियों का एक झुंड बहते पानी से स्रोत के विपरीत दिशा में तैरता हुआ दिखाई दिया, रामदीन ने डायनामाइट में लगी हुई सुतली में आग लगाए और झुंड के नजदीक आने का इंतजार करने लगा। मुझे तो डर लग रहा था कि डायनामाइट कहीं हाथ में ही ना फट जाए, लेकिन रामदीन ने ठीक समय पर जलते हुए डायनामाइट को पानी में फेंका और देखते ही देखते एक विकट सी आवाज के साथ ऊपर की ओर पानी को उछालते हुए डायनामाइट फटा। धमाका इतना तेज था कि चट्टानों के पत्थरों के बीच से कंपन का अनुभव होने लगा। तालाब में छोटी बड़ी और मझोली सभी तरह की मछलियां, यहाँ तक कि पानी की तलहटी में रहने वाले केकड़े, घोंघा आदि भी पानी की सतह पर तड़पते नजर आने लगे। तालाब में तड़पती मछलियों का ढेर देखकर मैं खुशी से भर उठा। रामदीन की सहायता से तड़पती हुई मछलियों को पकड़ लिया। उस दिन मछलियों से आमदनी पहले की अपेक्षा 10 गुना अधिक हो गई। एक लंबी सांस लेने के बाद शंकर ने कहना शुरू किया। रामदीन भी अच्छा मछुआरा था, उसको मछलियों की काफी जानकारी थी। मछली मारने के लिए नई नई जगह की तलाश करना तथा मछलियों के आवागमन के प्रति नजर रखने का काम रामदीन ही करता था। मैं डायनामाइट लेकर रामदीन के इशारे का इंतजार करता था और इशारा मिलते ही सुलगते हुए डायनामाइट को ऐसा फेंकता कि पानी की सतह स्पर्श करते ही फट जाए। बहुत खतरनाक कार्य था, लेकिन अधिक पैसा कमाने के इरादे से खतरे को नजरअंदाज कर दिया। उन दिनों जब मछलियां गर्भधारण से लेकर प्रजनन का कार्य करती हैं, मैंने उनका शिकार बंद नहीं किया। इससे मछलियों के छोटे छोटे बच्चे समाप्त होते गए। एक बार काफी बड़ी महाशीर मछली डायनामाइट से घायल होकर पकड़ी गई। मैंने जब उसे उठाया तो उसका पेट अंडों से भरा था। मुझे लगा कि मछली मुझे बताने की कोशिश कर रही थी कि मेरे साथ साथ हजारों बच्चों का भी तुम लोग विनाश कर रहे हो। हम तो उजड़ ही जाएंगे, तुम्हारा भविष्य भी खतरे में है। तब मैं मन ही मन सोच रहा था कि महाशीर के स्वादिष्ट अंडों से भी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। दुकान पर बैठे ग्राहकों की ओर तिरछी नजरों से देखते हुए शंकर ने महसूस किया कि वे मछलियों के कत्लेआम से कातर हो रहे थे। अपने द्वारा मछलियों पर किए गए अत्याचार को सही साबित करते हुए शंकर कहता, क्या करें, हमें भी तो पेट पालना था। गांव में रोजी रोजगार का दूसरा कोई भी जरिया नहीं था जिससे हम मछलियों के ऊपर रहम करते हुए जीविका का कोई और साधन अपना लें। मछली मारने से हुई मेरी आर्थिक तरक्की को देखकर अन्य गांव वालों ने भी डायनामाइट के जरिए मछली मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कोयल और शंख नदियां रणक्षेत्र बन गईं और मछलियां कम होती गईं। अंत में तो ऐसा हुआ कि स्रोतों में कीड़े तक नहीं दिखाई देते थे। मछली से आमदनी कम होती गई तो मैं चिंतित हो उठा। अब घर चलाने का जरिया क्या होगा? मछलियों के झुंड ढूंढने के लिए नदी के किनारे किनारे मुझे मीलों तक जाना पड़ता था। कमाई कम होते ही रामदीन अपने गांव वापस चला गया। सावन के महीने में एक दिन बारिश की धारा अनवरत बह रही थी। दिन भर की खोज के बाद शाम के समय काफी दूर से मछलियों का एक झुंड आता दिखाई दिया। अपनी उत्तेजना को वश में रखने के लिए मैं दाएं हाथ में जलती बीड़ी से कश मारते हुए बाएं हाथ में सुलगता डायनामाइट पकड़े मौके का इंतजार करता रहा। महीनों बाद पानी के स्रोत में तैरती मछलियों का झुंड देखकर मैं इतना खुश हुआ था कि मानो खुली आंख से कोई सपना देख रहा हूँ। हिसाब लगा रहा था कि इतने बड़े झुंड से कितनी कमाई होगी। परिवार की आवश्यकताएं तो पूरी हो जाएंगी, साथ ही कुछ पैसा भविष्य के लिए भी बच जाएगा। थोड़ी देर में जब देखा तो मछली का झुंड आ चुका था। मैंने त्वरित गति से अपनी कार्यवाही की, लेकिन डायनामाइट का धमाका नहीं निकला। परेशान होकर अपनी बंद आंखें खोलकर जब देखा तब तक डायनामाइट मेरे बाएं हाथ को धम से उड़ाकर ले जा चुका था।
सपने में नींद में अपने दाहिने हाथ की सुलगती हुई बीड़ी को फेंककर समझ रहा था कि मैंने डायनामाइट फेंक दिया, पर तब तक शंकर अपना हाथ गंवा चुका था। अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद स्वाभाविक होने पर शंकर दोहराता, मछलियों की आंसू भरी भयभीत आंखें मुझे सताती रहती हैं। मैं अपने सीने में एक असहनीय पीड़ा अनुभव करते हुए आज भी मूर्छित हो जाता हूँ। अपराधबोध से अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए रोजाना मैं सहृदय पथिक को आप बीती कहानी सुनाकर पश्चाताप करता रहता हूँ, ताकि कम से कम सुनने वाला पथिक ऐसे कुकृत्य से बचा रहे। रूपक को शंकर की कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके फायदे की बात यह थी कि सुनने वाले राहगीर कहानी सुनते सुनते एक के बजाय कई प्याली चाय पी जाया करते थे। शंकर की कहानी से रूपक की आमदनी में बढ़ोतरी होती रही और रूपक ने शंकर की दिन भर की चाय मुफ्त कर दी। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मजेदार कहानियां आप लोगों तक लाऊं। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। आपका सहयोग मुझे अच्छी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।